अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है किस्सा सुनहरी फाख्ता का। एक बादशाह के 3 लड़के थे। एक दिन तीनों शाही बाग में खेल रहे थे कि सबसे छोटे शहजादे को सोने का एक पर मिला। जब बादशाह ने देखा तो कहा, यह तो किसी सोने के परिंदे का पर है, हम इसे जरूर हासिल करेंगे। फिर उसने सबसे बड़े शहजादे बदरुज़्ज़मा से कहा, बेटे बदरू, जाओ और इस परिंदे को पकड़ लाओ। शहजादा बदरू तीरों कमान लेकर चल खड़ा हुआ। बदरू जैसा नाम था वैसा ही सूरत और सीरत भी थी। वो अपने आप को होशियार और चालाक समझता था, मगर था बुद्धू। जंगल में उसे एक लोमड़ी मिली। उसने कमान पर तीर चढ़ाया तो लोमड़ी बोली, मुझे मत मारो, मैं सोने के परिंदे का पता बताऊंगी। ये पर एक सुनहरी फाख्ता का है जो खुशकिस्मत लोगों के ही हाथ लगती है। सुनहरी फाख्ता का जिक्र सुनकर बदरू चौंका और लोमड़ी को गौर से देखने लगा। लोमड़ी ने फिर कहा, रास्ते में एक शानदार सराय मिलेगी, मगर वहां रात मत गुजारना, बल्कि करीब की एक टूटी फूटी झोंपड़ी में नरम घास पर सो जाना। शहजादा कहने लगा, घास पर सोना? एक शहजादा और घास पर सोएगा? ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या मेरे पास रुपयों की कमी है? इतना कहकर बदरू ने तीर चला दिया, मगर लोमड़ी फुर्ती से भाग गई। बदरू बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में उसे वही सराय मिली। वो रात गुजारने के लिए अंदर दाखिल हुआ। सराय में नाच गाना हो रहा था और शराब का दौर चल रहा था। बदरू ने भी शराब पी और फिर नाच गाने में ऐसा मस्त हुआ कि अपना फर्ज भूल गया। काफी दिन गुजर गए, मगर बदरू सुनहरी फाख्ता लेकर वापस न लौटा। लौटता भी तो कैसे, वो तो सराय में रंगरलियां मना रहा था। अब बादशाह ने दूसरे शहजादे चमनजार से कहा, बेटे चमनजार, अब तुम जाओ और सोने का परिंदा तलाश करो। चमनजार ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं बदरू भाईजान से ज्यादा अक्लमंद और होशियार हूँ, मैं जरूर परिंदा हासिल कर लूंगा। बादशाह ने अपने बेटे को खूब दुआएं दी, गले से लगाया और फिर रुखसत किया। शहजादा चमनजार भी तीर कमान लेकर निकल खड़ा हुआ। जंगल में उसे भी वही लोमड़ी मिली जो शहजादा बदरू को मिली थी। लोमड़ी ने चमनजार को भी सराय का पता बताया और झोंपड़ी में सोने का मशवरा दिया, मगर लोमड़ी की बात सुनकर चमनजार को भी बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन तीर कमान उठाया और लोमड़ी पर चलाते हुए कहा, शहजादों से मजाक करने की यही सजा है। मगर तीर खता कर गया और लोमड़ी भाग गई। आगे चलकर शहजादा चमनजार का भी वही हश्र हुआ जो बदरू का हुआ था। वो भी सराय में जाकर रंग रलियां मनाने और शराब पीने लगा, और अब तो वो 1 से 2 हो गए थे। दोनों भाई सराय में खूब मौज उड़ाने लगे। अब तीसरे और सबसे छोटे शहजादे नेक बख्त की बारी थी। उसने बादशाह से एक दिन कहा, अब्बा जान, अब मुझे परिंदे की तलाश में जाने दीजिए। बादशाह ने कहा, जाने जिगर, तुम अपने भाइयों से ज्यादा अक्लमंद और होशियार नहीं हो। जब वो दोनों परिंदा ना ला सके तो तुम क्या कर सकते हो? मगर नेक बख्त ने बादशाह को राजी कर लिया और अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। नेक बख्त बड़ा खूबसूरत और रहमदिल था। भाइयों की तरह काहिल, बुज़दिल और धोखेबाज ना था। वो जंगल से गुजर रहा था कि वही लोमड़ी उसे देखकर दौड़ के भागने लगी। नेक बख्त ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी रुक गई। फिर उसने नेक बख्त को भी सराय का पता बताकर झोंपड़ी में सोने का मशवरा दिया। लोमड़ी की बात सुनकर शहजादा नेक बख्त आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे वही सराय मिली, मगर सराय में जाने के बजाय नेक बख्त ने करीब की झोंपड़ी में घास पर सोकर रात बसर की। सुबह जब वो सोकर उठा तो अपने सामने उसी जंगल वाली लोमड़ी को पाया। लोमड़ी बोली, अब मैं तुम्हें सुनहरी फाख्ता का पता बताती हूँ। यहाँ से 100 मील दूर मशरिक की जानिब एक किला है। वहीं एक कमरे में लकड़ी के पिंजरे में सुनहरी फाख्ता बंद है। करीब ही सोने का पिंजरा भी रखा होगा, मगर सुनहरी फाख्ता को सोने के पिंजरे में मत रखना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। और हाँ, वहाँ बड़ा सख्त पहरा है, होशियारी से काम करना। शहजादा बोला, मगर मैं इतनी दूर जाऊंगा कैसे? मेरी पीठ पर बैठकर। नेक बख्त लोमड़ी की पीठ पर बैठ गया और लोमड़ी उड़ने लगी। किले के करीब पहुंचकर लोमड़ी ने नेक बख्त को नीचे उतार दिया। रात हो चुकी थी, पहरेदार सो रहे थे। नेक बख्त चुपके से किले में दाखिल हुआ। तलाश करते करते उस कमरे में पहुंचा जहां सुनहरी फाख्ता रखी थी। सुनहरी फाख्ता इतनी खूबसूरत थी कि शहजादा लोमड़ी की नसीहत भूल गया। उसने दिल में कहा, इतना खूबसूरत परिंदा और ऐसे भोंडे पिंजरे में, इसे तो मैं सोने के पिंजरे में रखकर ले जाऊंगा। जो ही सुनहरी फाख्ता को नेक बख्त ने सोने के पिंजरे में रखा, वो चिल्लाने लगी, चोर चोर बचाओ। आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए और नेक बख्त को गिरफ्तार करके किले के नवाब के सामने पेश किया। नवाब ने कहा,
एक शरीफजादे होकर चोरी करते हो। एक शर्त पर तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, मुझे सोने का घोड़ा लाकर दो जो हवा से तेज दौड़ता हो। घोड़े के बदले में तुम्हें सुनहरी फाख्ता दूंगा। नेकबख्त उदास सूरत बनाए लोमड़ी के पास पहुंचा और सारा माजरा कह सुनाया। लोमड़ी बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था, मगर खैर दोबारा तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ से 100 मील दूर जुनूब की तरफ एक शाही अस्तबल है, जहाँ वो सोने का घोड़ा है। उसकी पीठ पर चमड़े की जीन रखी होगी, करीब ही सोने की जीन रखी होगी, मगर उसे हाथ भी ना लगाना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। नेकबख्त ने वादा किया कि वो लोमड़ी के कहने के मुताबिक अमल करेगा। लोमड़ी उसे पीठ पर बिठाकर उड़ने लगी। दोनों ने बड़े बड़े मैदान तय किए, समंदर और पहाड़ पार किए। जब दोनों शाही अस्तबल के पास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। पहरेदार गहरी नींद सो रहे थे। नेकबख्त चुपके से अस्तबल में दाखिल हुआ। देखा तो वहां सोने का घोड़ा मौजूद था। सुनहरे घोड़े की चमक दमक देखकर नेकबख्त लोमड़ी की नसीहत भूल गया। दिल में कहा, कैसा शानदार घोड़ा है, मगर ये चमड़े की जीन तो ऐसी है जैसे मखमल में टाट का पैवन। सोने से घोड़े पर तो सोने की जीन ही अच्छी लगेगी। ये सोचकर शहजादे ने सोने की जीन को हाथ लगाया। जीन को हाथ लगाते ही घोड़ा बिदक गया और चिल्लाने लगा, चोर चोर बचाओ। घोड़े की आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे। शहजादे को गिरफ्तार करके उन्होंने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा, सूरत से तो तुम शरीफ मालूम होते हो, मगर अफसोस कि चोरी जैसा बुरा काम भी करते हो। एक शर्त पर मैं तुम्हें रिहा कर सकता हूँ, मुझे शहजादी नेक परवीन ला दो, जिसे एक देव ने सोने के महल में कैद कर रखा है। शहजादी के बदले तुम्हें सोने का घोड़ा मिल जाएगा। शहजादा नेकबख्त उदास और परेशान बाहर निकला और एक जगह बैठकर पछताने लगा। इतने में लोमड़ी आई। नेकबख्त ने लोमड़ी से सारा माजरा कह सुनाया। लोमड़ी बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से 100 मील दूर मगरिब की तरफ सोने का महल है, उसी में देव ने नेक परवीन शहजादी को कैद कर रखा है। वो खुशी से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी, मगर याद रखना शहजादी किसी को भी अलविदा ना कहने पाए, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। लोमड़ी ने इतना कहकर शहजादा नेकबख्त को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ने लगी। दोनों ने बड़े बड़े मैदान तय किए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी और समंदर पार किए और आखिरकार रात के वक्त सोने के महल के पास पहुंच गए। पहरेदार मजे से पड़े खर्राटे ले रहे थे। नेकबख्त नीचे उतरा और चुपके से सोने के महल में दाखिल हो गया। किसी को कानों कान खबर न हुई। जल्द ही उसे महल में शहजादी नेक परवीन मिल गई। शहजादी को देखकर नेकबख्त ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें आजाद कराने के लिए आया हूँ। शहजादी ने कहा, ओ शहजादे, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मगर ठहरो, मैं अपनी आया से मिलकर आऊं। शहजादे ने कहा, अरे नहीं, तुम किसी को अलविदा नहीं कह सकती। परवीन बोली, उसने मेरी परवरिश माँ की तरह की है, अगर कुछ कहे बगैर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो उसका दिल टूट जाएगा। इतना कहकर शहजादी ने रोनी सूरत बना ली। अब तो शहजादा परेशान हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शहजादी की आंखों में आंसू देखकर बोला, अच्छी बात है, जल्दी से मिल लो। आया उसी कमरे में सो रही थी। जो ही शहजादी ने उसे अलविदा कहने के लिए हाथ लगाया, वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, चोर। आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए। उन्होंने नेकबख्त को पकड़कर झील में डाल दिया। झील में बैठा नेकबख्त पछता रहा था। अफसोस कि मैंने लोमड़ी का कहना नहीं माना और मुझे ये दिन देखना पड़ा। इतने में झील की खिड़की के पास लोमड़ी आई और बोली, चलो जल्दी बाहर निकलो, मैंने पहरेदारों पर सहर कर दिया है, वो तुम दोनों को देख ना सकेंगे। नेकबख्त दोबारा शहजादी के कमरे में गया और बोला, चलो मेरे साथ, चुपचाप निकल चलो। इस मर्तबा नेकबख्त और नेक परवीन बड़ी खामोशी से बाहर निकले और लोमड़ी की पीठ पर बैठकर हवा हो गए। लोमड़ी के उड़ते ही सहर टूट गया। पहरेदार चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, मगर लोमड़ी तेजी से उड़ी चली जा रही थी। उड़ते उड़ते वो सब एक खुशनुमा बाग में पहुंचे। कुछ देर आराम करने के लिए वहां ठहर गए। कुछ देर बाद नेक परवीन रोने लगी। शहजादा बोला, अरे ये क्या बात हुई, अब तो तुम आजाद हो, फिर इन आंखों में आंसू कैसे? शहजादी बोली, जब देव मुझे ले जा रहा था तो मेरा सोने का घोड़ा और सुनहरी फाख्ता चोरी हो गए थे। काश वो दोनों भी मिल जाते। सुनहरा घोड़ा और सुनहरी फाख्ता, मैं जानता हूँ ये दोनों कहाँ हैं, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे बदले में घोड़ा और घोड़े के बदले में सुनहरी फाख्ता मिलेगी। इस तरह तुम मुझसे जुदा हो जाओगी। परेशान क्यों हो? मैं जो हूँ, चलो मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा।
ये कहकर लोमड़ी ने नेक बख्त और नेक परवीन को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उड़ने लगी। तीनों सोने के घोड़े वाले बादशाह के महल के पास पहुंचे। लोमड़ी ने नेक बख्त के कान में कुछ कहा। शहजादा नेक बख्त ने जवाब दिया, बहुत अच्छा भी लोमड़ी, तुमने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। नेक बख्त शहजादी को लेकर महल में दाखिल हुआ और बोला, जहां पनाह शहजादी नेक परवीन हाजिर है, आप शर्त के मुताबिक मुझे घोड़ा इनायत फरमाइए। बादशाह ने सोने का घोड़ा नेक बख्त के हवाले कर दिया। नेक बख्त सोने के घोड़े पर सवार होकर बाहर आया तो बादशाह और नेक परवीन उसे अलविदा कहने के लिए बाहर आए। नेक बख्त ने घोड़े को एड़ लगाई और नेक परवीन को उठाकर घोड़े पर बिठा लिया। बादशाह अरे अरे पकड़ो पकड़ो कहता ही रह गया। सोने का घोड़ा नेक बख्त और नेक परवीन को लिए हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से भागता रहा। बादशाह के घुड़सवार सिपाही उसका पीछा ना कर सके और थक हार कर वापस चले गए। इधर लोमड़ी, शहजादा नेक बख्त और शहजादी नेक परवीन अपनी कामयाबी पर खुश थे और अपनी चाल पर हंस रहे थे। नेक बख्त बोला, मगर अभी तो एक मरहला बाकी है, अब हमें किले के नवाब से सोने की फाख्ता हासिल करनी है। लोमड़ी ने नेक बख्त के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर शहजादा मुस्कुराने लगा। अब शहजादा और शहजादी फिर सोने के घोड़े पर सवार हुए और लोमड़ी के साथ नवाब के किले के पास पहुंचे। नेक बख्त किले के अंदर दाखिल हुआ और नवाब से बोला, नवाब साहब, सोने का घोड़ा आपकी खिदमत में हाजिर है, आप शर्त के मुताबिक सुनहरी फाख्ता मेरे हवाले कर दीजिए। सोने का घोड़ा देखकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त सुनहरी फाख्ता का पिंजरा नेक बख्त को दे दिया। नेक बख्त ने झपट कर पिंजरा लेते हुए कहा, शहजादी नेक परवीन सोने के घोड़े और सुनहरी फाख्ता की असल मालिक हैं, तुम लोगों के मुंह में खाक। इतना कहकर शहजादा नेक बख्त ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से भागने लगा। नवाब के सिपाही तेज रफ्तार घोड़ों पर नेक बख्त और नेक परवीन के पीछे लपके, लेकिन वो लोग सोने के घोड़े का मुकाबला ना कर सके और वापस लौट गए। रास्ते में लोमड़ी बोली, अब आखिरी नसीहत भी सुन लो, नाकारा लोगों की मदद ना करना और नदी के किनारे मत सोना। इतना कहकर लोमड़ी गायब हो गई। नेक बख्त, शहजादी नेक परवीन और सुनहरी फाख्ता लिए सोने के घोड़े पर सवार अपने महल की तरफ हंसी खुशी रवाना हुआ। रास्ते में उसे वही शानदार सराय मिली जहां नेक बख्त के दोनों बड़े भाई यानी शहजादा बदरुज्जमा और शहजादा चमनजार रंग रलियां मना रहे थे। मगर कुछ दिनों बाद जब उनकी जेब खाली हो गई और कर्ज बढ़ने लगा तो एक दिन सराय के मालिक ने दोनों को बाहर निकालते हुए कहा, मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। उसी वक्त नेक बख्त भी वहां पहुंच गया। उसने अपने भाइयों को पहचान लिया और सराय के मालिक से बोला, ऐसा मत कीजिए, इनको जेल मत भिजवाइए, इनके ऊपर जितना भी कर्ज होगा वो मैं अदा कर दूंगा। चुनांचे सराय का मालिक राजी हो गया। शहजादा नेक बख्त ने फौरन अपने भाइयों का कर्ज अदा किया और फिर उन्हें भी साथ लेकर अपने महल की तरफ रवाना हो गया। सराय के मालिक ने अपने आप से कहा, कैसा बेवकूफ लड़का है जो ऐसे नाकारा लोगों की मदद करता है। चलते चलते वो सब एक नदी के पास पहुंचे। बदरू ने कहा, देखो तो कैसी खूबसूरत जगह है, आओ जरा हम सब आराम कर लें। नेक बख्त लोमड़ी की आखिरी नसीहत भूल गया और आराम से नदी के किनारे सो गया। बदरू और चमन चुपके से उठे और अपने छोटे भाई को नदी में ढकेल दिया। फिर उन्होंने शहजादी नेक परवीन, सुनहरी फाख्ता और सोने के घोड़े को लिया और अपने महल में पहुंचे। बादशाह से मिलकर शहजादा बदरू और शहजादा चमनजार ने अपनी खूब बड़ाई हाँकना शुरू की। बदरू ने कहा, अब्बाजान, ये रहा सोने का खूबसूरत परिंदा। चमनजार बोला, और ये हवा से भी तेज दौड़ने वाला सोने का घोड़ा है और साथ ही शहजादी नेक परवीन भी है। अपने बेटों को कामयाब और कामरान देखकर बादशाह फूला न समाया, मगर उसने देखा कि सुनहरी फाख्ता उदास है, गाना नहीं गाती और सोने का घोड़ा भी उदास है, चारा नहीं खाता और उनके साथ साथ शहजादी नेक परवीन भी उदास है, हर वक्त रोती रहती है। बादशाह की समझ में न आ सका कि माजरा क्या है। अब नेक बख्त शहजादे की सुनो। जैसे ही उसे दोनों भाइयों ने नदी में गिराया वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। नेक बख्त की आवाज सुनकर वही लोमड़ी वहां जा पहुंची और बोली, तुम तो निरे बुद्धू हो, लो मेरी दुम पकड़ लो। नेक बख्त लोमड़ी की दुम पकड़कर नदी से बाहर निकल आया। इस तरह लोमड़ी ने नेक बख्त की जान बचा ली। वो फिर बोली, मेरी नसीहत पर अमल न करने का हश्र तुमने देख लिया। अच्छा आओ अब तुम्हारे महल में चलें। लोमड़ी की पीठ पर बैठकर नेक बख्त जब महल पहुंचा तो फाख्ता मुस्कुराने लगी, घोड़ा हिनहिनाने लगा और नेक परवीन मुस्कुराने लगी। बादशाह ने नेक बख्त को गले से लगा लिया। फिर नेक बख्त ने अपने भाइयों का कारनामा बयान किया। ये सब सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया।
उसने बदरू और चमन को खूब फटकारा और दोनों को जेल में बंद कर दिया। नेक बख्त की शादी शहजादी नेक परवीन से कर दी। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा। सुनहरी फाख्ता मसरत का गीत गाने लगी और ये देखकर लोमड़ी भी मुस्कुराने लगी। इस तरह वो सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।